गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमसीक्यूज टेस्ट है के लिए मॉक टेस्ट पेपर हमने बनाया है। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए जो एक्सरसाइज का पेपर आता है 30 मार्क्स का तकरीबन आने वाला है इस साल। तो ये पेपर 1 है आपका। इसके बाद सेकंड पेपर भी और आएगा। तकरीबन 3 सेट हम बनाने वाले हैं जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये फर्स्ट पेपर आपके लिए रहेगा जिससे काफ़ी कुछ आपको हेल्प मिल जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं और इसमें हम फिलअप्स भी कंप्लीट करने वाले हैं, चूज़ द करेक्ट भी कंप्लीट करने वाले हैं, फ्रॉम द राइट, सारी चीज़ें हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस को। तो पहले हम चूज़ द करेक्ट करने वाले हैं, यानी मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस हैं आपके सामने। पहले भी करा चुका हूं। अगर आपने मल्टीपल एमसीक्यूज़ का लेक्चर्स नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको डिटेल में वहाँ समझ में आ जाएगा। उन्हीं से ये क्वेश्चन कुछ लिए गए हैं, कुछ अलग से लिए गए हैं, तो आपको समझ में आ जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो उस लेक्चर्स को ज़रूर देख लीजिए आप, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चंस को देखिएगा। तो क्या लिखा है पहले क्वेश्चंस में, अगर ध्यान बात करूं मैं आपसे, क्या लिखा है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। तो ये पहले लेसन का, पहले तो आपको क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आ जाना चाहिए कि कौन से लेसन का क्वेश्चन है, तो आपको आसानी हो जाती है करने में। अगर आपको यही नहीं पता तो फिर आप तुक्का ही मारेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं हो पाएगा। तो भाई रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो चैप्टर है हमारा वो एनपीओ वाला चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? एनपीओ, ठीक है। एनपीओ वाला लेसन है हमारा, उस लेसन का चैप्टर है, ठीक है। एनपीओ जो हम करते हैं उसका लेसन चैप्टर है हमारा, ये एनपीओ है, ठीक है। मैंने गलत लिख दिया, एनपीओ है, ठीक है। यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर जो है उसका रिलेशन है ये आपका। तो क्वेश्चन बोल रहा है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट वहीं बनाया जाता है। 2 टाइप के अकाउंट बनाए जाते हैं, एक आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट और दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो भाई रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ओनली हम कैश आइटम की एंट्री करते हैं। कौन सी एंट्री करते हैं? कैश आइटम की एंट्री करते हैं। भाई टाइम बेसिस पे नहीं बनाया जाता, एक्चुअल बेसिस पे भी नहीं बनाया जाता, सेल्स बेसिस पे। तो क्या बनता है? कैश बेसिस पे बनाया जाता है। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कैश बेसिस होगा। तो कैश बेसिस इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद लिखा है लाइफ मेंबरशिप फी इज द रिसिप्ट बाय द एनपीओ इज अकाउंट एज अ रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे या कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे या एन एसेट्स मानेंगे या मिसलिनियस रिसिप्ट मानेंगे। तो भैया आपको ये ध्यान रखना है कि 2 टाइप की इनकम होती है, एक होती है रेवेन्यू और दूसरी होती है आपकी कैपिटल रिसिप्ट। तो रेवेन्यू इनकम कौन सी होती है? जो आपको रेगुलर मिल रही होती हैं, जो आपके सोर्स हैं कमाई के, उसी को रेवेन्यू बोला जाता है आपका। लेकिन जो कभी कभार मिल रही है, वन टाइम मिल रही है, उसी को हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल इनकम कहते हैं। तो भैया वर्ड में देख लीजिए, पढ़ लीजिए, लिखा हुआ लाइफ मेंबरशिप, यानी वन टाइम मिलने वाली है आपको। जो भी मेंबर आपको फीस देगा वो लाइफ टाइम में वन टाइम ही देने वाला है। इसका मतलब वो कौन सी रिसिप्ट मानी जाएगी? कैपिटल रिसिप्ट मानी जाएगी। तो इसका रिसिप्ट आंसर कौन सा होगा? आपका कैपिटल रिसिप्ट, यानी सेकंड इसका आंसर करेक्ट होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, which of the following statement is not a true for the receipts and payment account, ठीक है। तो क्या receipts and payment account होता है, इसके लेक्चर्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, आपको बताना है कौन सा सेंटेंस जो है इसके लिए ट्रू नहीं है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो पहले पॉइंट में लिखा हुआ इट इज समरी ऑफ द कैश बुक। तो भैया समरी ऑफ कैश बुक होता है ये करेक्ट सेंटेंस है, यानी ये राइट सेंटेंस है, यानी ये आंसर होगा इसका। लेकिन ये मतलब हमें तो नॉट वाला बताना था, यानी जो नॉट ट्रू नहीं है वो हमारा एक्चुअल में करेक्ट आंसर माना जाएगा। यानी ये तो इसका फंक्शन है कि भैया ये कैश बुक की समरी होता है, ये पॉइंट करेक्ट है। इसके बाद लिखा है इट रिकॉर्ड्स रिसिप्ट्स एंड पेमेंट आर रेवेन्यू नेचर ओनली। अब यहाँ पे लिखा हुआ रेवेन्यू नेचर ओनली। तो भैया अब होता क्या है कि जब हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो उसमें दोनों नेचर्स के इनकम और एक्सपेंसेस को लिखा जाता है, रेवेन्यू को भी लिखा जाता है और कैपिटलाइज दोनों चीजों को वहां पे लिखा नोट डाउन किया जाता है। लेकिन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है वहां पे ओनली रेवेन्यू को लिखा जाता है। तो यानी अगर ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात अगर होती तो वहां पे ये आंसर करेक्ट होता है, लेकिन यहाँ के लिए क्या है, रॉन्ग आंसर है। क्या है यहाँ पे, इसके लिए ये रॉन्ग माना जाएगा, यानी इसका मतलब होगा यही इसका आंसर माना जाएगा। बाकी और भी पढ़ लेते हैं हम आगे लिखा है द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट मे बी रिलेटेड टू करंट प्रीसीडिंग एंड द सक्सेसिंग ईयर। यानी प्रीसीडिंग का करंट का मतलब क्या हुआ आपका कि जो चल रहा है, प्रीसीडिंग का मतलब क्या हुआ कि जो आपका निकल गया है, आने वाला है, दोनों कंडीशन ही हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों साल की इनकम वहां पे लिखी जाती है। तो ये भी करेक्ट ट्रू है। और उसके बाद लिखा है डेप्रिसिएशन इज नॉट शो इन इट। तो भैया डेप्रिसिएशन को नहीं लिखा जाता इस अकाउंट के अंदर। तो ये भी सेंटेंस करेक्ट है, तीनों सेंटेंस करेक्ट है, ए सी डी। तो बी बचता है, बी नॉट करेक्ट है। इसका मतलब नॉट ट्रू पूछा जा रहा था हमसे। तो बी इसका करेक्ट आंसर है, बी इज आंसर, ध्यान रखिएगा, बी इसका आंसर माना जाएगा। अब अपन आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, द इक्वेशंस ऑफ गेनिंग रेशियो। भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो चैप्टर है आपका, ये आपका चैप्टर है, रिकॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर है, पार्टनरशिप का सेकंड लेसन है ये। तो मैंने कहा ना पहले पढ़ के समझ में आएगी कहां का है, उसके बाद आप अंदाजा लगा पाएंगे या आपको आता होगा तो याद रखना आसान होगा। तो भाई गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो यानी गेन कर रहा है, यानी आप कहने का मतलब कि पुरानी हिस्सा आपके पास कम था, नया ज्यादा है। तो आंसर क्या होने वाला है इसका, बी होने वाला है। बाकी सारे आंसर पढ़ने से मतलब नहीं है। अगला एग्जांपल क्वेश्चन पे दिया हुआ है आपको, आदित्य एंड शिव 2 पार्टनर्स हैं भाई।
आगे लिखा है कैपिटल उनकी क्वेश्चन में कितनी गिवन है, कैपिटल एक की 3 लाख रुपए दी है, एक की 2 लाख रुपीज दी हुई है रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। आगे लिखा है नैना वाज एडमिटेड, नया पार्टनर कौन है, नैना, तो भैया ये न्यू पार्टनर है आपकी, कौन है ये, न्यू पार्टनर है, ठीक है। आगे लिखा है फॉर 1/4 शेयर, तो 1/4 के लिए उसको हिस्सा बनाया गया। आगे लिखा है शेयरिंग प्रॉफिट रेशो, नैना ब्रॉट 1,20,000 फॉर हर शेयर ऑफ द गुडविल, यानी कहने का मतलब हुआ कि 1,20,000 में गुडविल लेकर आई है। उसके बाद लिखा प्रीमियम 2,40,000 फॉर हिज कैपिटल, द अमाउंट ऑफ द गुडविल प्रीमियम क्रेडिट टू द आदित्य विल बी, यानी क्या होता क्या है कि जब नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो जो भी कैपिटल, वो कैपिटल जो लाता है साथ में दो चीजें लाता है, कैपिटल लाता है और गुडविल लाता है, राइट। तो जो भी वो गुडविल लेकर आता है अपने साथ के अंदर, वो पुराने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ओल्ड पार्टनर्स के बीच में क्या होती है, वो शेयर की जाती है। क्या की जाती है, शेयर्स की जाती है। तो अब काय में शेयर की जाती है, उनके रेशो में, उनके ओल्ड रेशो में शेयर की जाती है। काय में शेयर की जाती है, शेयर्स इन द ओल्ड रेशो, काय में की जाती है, ओल्ड रेशो में शेयर की जाती है। काय में शेयर की जाती है, ओल्ड रेशो में। अब इस क्वेश्चन में कहीं भी रेशो गिवन नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये बराबर के पार्टनर यानी इक्वल पार्टनर्स हैं, तो दोनों को हिस्सा जो मिलेगा वो मिलेगा, दो पार्टनर यानी 1/2 1/2, यानी जो भी गुडविल बिजनेस में आई है, तो 1,20,000 की गुडविल आई है, तो 1,20,000 में आधा हिस्सा कर लीजिए, कितना आता है, 60K आएगा भाई, 60K का मतलब 60,000, तो डी इसका करेक्ट आंसर है, ये डी देख लीजिए आंसर आ गया है, ठीक है। अब समझ के कर लेंगे ये वाले क्वेश्चन, आप याद तो कर नहीं सकते, क्योंकि अगर याद कर लेंगे आप इसे, अब एज इट इज क्वेश्चन आया तो एग्जाम में तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वैल्यू बदल जाती है और आपको नहीं आता तो फिर आप गलत हो जाएगा, सीधा ध्यान रहे इस बात का। मेथड समझ लीजिए ताकि आप कर पाए। अब आगे लिखा है शेयर होल्डर आर द कॉल्ड, तो भैया जो शेयर होल्डर होते हैं, शेयर्स का मतलब होता है हिस्सा, यानी आप हिस्सा है आपका उसके अंदर, तो शेयर का मतलब क्या होता है, भाई कंपनी के वो ऑनर होते हैं, यानी ऑनर लिखेंगे आप, डेटर्स नहीं होते, क्रेडिटर्स नहीं होते। जो डिबेंचर होल्डर होते हैं वो क्रेडिटर्स होते हैं, ये ध्यान रखना, वो क्रेडिटर्स होल्डर कहलाते हैं, यानी जिनके पास जो क्रेडिटर्स होते हैं, सॉरी, वो होते हैं डिबेंचर होल्डर। क्या होते हैं वो, डिबेंचर होल्डर कहलाते हैं वो, ठीक है, ये डिबेंचर होल्डर होते हैं वो अलग। अभी आगे क्वेश्चन आएगा, समझ में आपको आ जाएगा। तो फिलहाल तो शेयर होल्डर क्या होते हैं, ऑनर होते हैं, यानी मालिक होते हैं कंपनी के, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है, अगला पॉइंट है आपका कि विच आइटम इज इंक्लूडिंग अंडर द करंट लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटी दो टाइप की होती है भाई, करंट लाइबिलिटी कौन सी मानी जाएगी, क्वेश्चन में लिखा है शॉर्ट टर्म ब्रोइंग, चलो नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। डेबेंचर, तो भैया डेबेंचर जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म ब्रोइंग होते हैं, कौन से होते हैं, यानी लॉन्ग टर्म के लिए जो लोन लिया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, डेबेंचर्स कहते हैं। टर्म लोन लिखा है तो ये भी लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, बॉन्ड भी लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। तो बचता क्या है, साफ साफ लिखा है शॉर्ट टर्म ब्रोइंग, यानी करंट लाइबिलिटी का मतलब है कि जो आपको करंट में पे करना है, शॉर्ट नोटिस पे पे करना है, उसी को हम करंट लाइबिलिटी कहते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर होगा इसका, ए इज द करेक्ट आंसर होगा इसका भाई, ठीक है। तो ये जो ए होगा इसका ये करंट आंसर है, ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो जो एक्ट बना, एक्ट का मतलब होता है लॉ, जिस साल ये पार्टनरशिप का फॉर्म मतलब आया था बनने के लिए, उसी को एक्ट कहा जाता है, जिस साल वो, मतलब कहने का मतलब होता है जिस कानून के थ्रू कि जिस बिजनेस का कोई भी एक्ट, उसी को एक्ट कहते हैं हम। तो 1932 में जब कंपनी बनी थी, पार्टनरशिप का एक्ट आया था, भले ही आज़ादी से पहले आया था, बाद में उसमें अमेंडमेंट हो चुके हैं, लेकिन उसको पढ़ा वहीं से जाता है, बाद में उसमें अमेंडमेंट होते जाते हैं। तो अब उसके अकॉर्डिंग होता क्या है कि जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी आपको बतानी है, अगर या लाइबिलिटी की बात की जाए, यानी कहने का मतलब है आपके ऊपर कोई नोटिस आ जाता है, आपके बिजनेस के ऊपर कोई लायबिलिटी पे करने के लिए आ जाती है, तो वो क्या होगी, लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी या नो लायबिलिटी होगी या डिपेंड ऑन सिचुएशन होगी। तो भाई जैसे आपके ऊपर बैंक का लोन निकल गया आ गया, कर्जा निकल के आ गया, आपका बिजनेस डूब गया, आपके बिजनेस से कोई लॉस हो गया, कोई जुर्माना लग गया आपके ऊपर, XYZ कुछ भी हो गया, तो उस केस में जो आपको पेमेंट करने हैं कुल मिला के, राइट, पार्टनर्स को पेमेंट करना है, यानी आपके बिजनेस को जो पेमेंट करने हैं, तो उस केस में आपको ये बताना है कि भाई आपको कितने पेमेंट करने पड़ सकते हैं, यानी आपकी लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी। लिमिटेड का मतलब एक अमाउंट तक फिक्स रहेगी क्या, तो भैया समझिए बात को, पार्टनरशिप कंपनी के अलावा जितने भी फॉर्म होते हैं बिजनेस के, बस आजकल LLP भी आ गया है, तो उसके अलावा जितने भी फॉर्म होते हैं उन सब के अंदर जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। यानी कहने का मतलब होगा कि अगर आप जो भी बिजनेस पार्टनर है बिजनेस के अंदर, अगर बिजनेस उनकी कैपिटल और जो बिजनेस की एसेट्स हैं उनको बेचकर अगर किसी की लायबिलिटी पूरी नहीं हो रही, तो उस केस में पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच दिया जाएगा एज पर लॉ 1932 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप होती है, और जो पार्टनरशिप LLP के थ्रू बनती है, LLP का मतलब क्या होगा, लिमिटेड लायबिलिटी, तो वहां पे फिर लिमिटेड हो जाती है, वहां पे क्या हो जाती है, लिमिटेड। अगर यहाँ पे लिखा होता है LLP के अंडर जो है पार्टनरशिप बनाई गई है, तो उस केस में क्या होता है वो कि आपकी लिमिटेड हो जाती है। तो कंपनी में लिमिटेड लिखा ही रहता है, आपने देखा होगा हर कंपनी के आगे लिमिटेड लिखा रहता है, LTD लिखा रहता है, उस LTD का मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। क्या मतलब होता है, लिमिटेड लायबिलिटी। याद रखिएगा इस बात को कि कंपनी जैसे लिखा हुआ रिलायंस लिमिटेड,
टाटा लिमिटेड, तो लिमिटेड वर्ड ही लिखा हुआ है उसके आगे, इसका मतलब ये हुआ कि वो लिमिटेड लाइबिलिटी के अंडर में आते हैं, वो कंपनी है। या अगर पार्टनरशिप ऐसी वाली कंपनी है जो उसमें आगे लिखा हुआ है एलएलपी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एलएलपी लिखा है, तो वो भी फिर लिमिटेड वाली मानी जाएगी। अभी फिलहाल यहाँ पे एलएलपी वर्ड नहीं है, ना कंपनी वर्ड है, तो उस केस में जो आपका आंसर होगा वो कौन सा आंसर होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, बी इज द आंसर, ये बी इसका आंसर माना जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला एग्जांपल लेने वाले हैं, आगे क्वेश्चन में डिबेंचर होल्डर आ गया है जो मैंने आपको बताया था। तो भैया क्या होते हैं, क्रिएटर्स ऑफ द कंपनी होते हैं। क्या होते हैं, क्रिएटर्स। आपने थोड़ा गलत लिखा हुआ है तो क्रिएटर्स कहलाएगा, ये क्रिएटर्स लिखा हुआ है, तो सी इसका आंसर है, क्रिएटर्स हैं, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। आगे लिखा है फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ए एंड बी एंड नॉन अबव। तो भैया इनकम स्टेटमेंट भी होता है, बैलेंस शीट भी होता है, जो आपका फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर है उसमें ये दोनों चीजें बनवाई गई हैं। इनकम स्टेटमेंट भी बनाया है, बैलेंस शीट भी बनाया है, तो दोनों आंसर क्या होंगे, यानी सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सी इज द आंसर, ये ध्यान रखिएगा, सी जो है इसका आंसर कहलाएगा, यहां लिख देता हूं, सी इसका आंसर है। अब इसके बाद अपन आगे बात करें, द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इन द कंपनी एज पर इंडियन कंपनी एक्ट। तो अब भैया कंपनी एक्ट की बात आ गई, तो भाई सीधी बात है, अभी मैंने समझा दिया आपको पहले ही। तो भैया लिमिटेड लायबिलिटी होती है, जितना शेयर है उतनी लायबिलिटी, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी टच नहीं की जाएगी। कंपनी जो बनाई जाती है एज पर लॉ के अकॉर्डिंग, तो उसमें फिक्स कर दिया गया था कि कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, कंपनी उसके लिए लायबल होगी, जो उसमें शेयर होल्डर है उनकी लायबिलिटी सिर्फ कहां तक लिमिटेड है भाई, आपके पास कंपनी के 10 शेयर है तो आपकी जो लायबिलिटी है वो 10 शेयर की वैल्यू तक है। आपके पास कंपनी के 100 शेयर है तो 100 शेयर की वैल्यू तक है। आपके पास कंपनी के 100 शेयर है तो 100 शेयर की वैल्यू तक आपकी लायबिलिटी है। बाकी कंपनी जाने, अब कंपनी की प्रॉपर्टी बिकेंगी, जो होगा आपसे उससे कोई मतलब नहीं होगा, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को टच नहीं किया जाएगा। यानी आंसर जो होगा वो बी, ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ए इज द आंसर, ठीक है, मैंने ये बना दिया है, समझ जाइएगा, ए इसका आंसर है। अब अगली पॉइंट में लिखा हुआ है क्वेश्चंस के अंदर, क्या लिखा है, एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं भाई, रेशो कैपिटल रेशो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कैपिटल रेशो, ध्यान रखिएगा। आगे लिखा है कैपिटल 80,000 लिखी हुई है, एक की 40,000 लिखी हुई है, और उसके बाद प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 60,000 का दिया। आगे लिखा है एक्स शेयर इन द प्रॉफिट विल बी, आपसे एक शेयर पूछा जा रहा है, अगर यहाँ रेशो गिवन होता तो हम इस पे रेशो निकाल देते। तो भैया कैपिटल रेशो लिखा हुआ है तो सिंपल है, 40 से 40 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 4 से 1 टाइम और 4 से 2 टाइम, तो यानी जो रेशो आ गया वो कितना आ गया है, 2:1। तो ये आंसर नहीं होगा, अब कुछ मत करिए, बस 60,000 पे क्या करिए, 2/3 निकाल लीजिए। कितना निकाल लीजिए, क्योंकि भाई x का पूछा जा रहा है तो x का आंसर क्या होगा, 2/3 होगा। तो भाई 3 से 60 को हम 6 को कैंसिल करें तो कितना आएगा आपका, कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है, 2 टाइम्स में आएगा तो 2 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं, यानी 40 के इसका आंसर होगा। तो 40 के अगर चेक कर लेते हैं तो भैया ए इसका आंसर है, यानी ए वाला आंसर कहलाएगा इसका, 40 के इसका आंसर हो जाएगा, 40,000 रुपए इसका आंसर है, ठीक है, 40,000 रुपीज। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल है आपका, अगला नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, विच आइटम इज इंक्लूडिंग अंडर द करंट एसेट्स। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो भाई अभी बताया था शॉर्ट टर्म ब्रोइंग ही माना जाएगा। और उसके बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ है, लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट रिटर्न इन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ द कैश अकाउंट, नॉन अबव। तो भैया जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है उसके बाद जो कैपिटल अकाउंट बनता है उसमें ये आंसर ट्रांसफर किया जाता है। तो पहले आपको ये जानना जरूरी है कि भाई रियलाइजेशन अकाउंट में आंसर आएगा, लॉस आएगा तो किस साइड आएगा। दो साइड होते हैं आपके, एक होता है टू और एक होता है बाय। ये आपका डेबिट साइड माना जाता है यहाँ पे, और इस साइड क्या माना जाता है, आपका क्रेडिट साइड मान लिया जाता है एग्जांपल के तौर पर, राइट। तो भाई होता क्या है, आपका जो आंसर आता है, आपका लॉस जो आता है वो किस साइड आता है, यहाँ पे इस साइड आता है, ठीक है, एक्चुअल में, ठीक है। तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में आपको ट्रांसफर करना है उसको। यहाँ पे लॉस कैलकुलेट करके आता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आता है, प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आता है। लेकिन जब आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इस साइड आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि लॉस जो ट्रांसफर किया जाएगा वो किस साइड ट्रांसफर किया जाएगा, डेबिट साइड ट्रांसफर किया जाएगा। काय में, कैपिटल अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, कैपिटल में, डेबिट साइड ट्रांसफर किया जाएगा। यानी कि आंसर क्या होगा आपका, ये बी वाला इसका करेक्ट आंसर है, इसका आंसर जो होगा बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं एग्जाम्पल के तौर पर, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज का अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्रेडिटर्स ऑफ द स्टेशनरी क्वेश्चन में लिखे हैं 1 अप्रैल 2020 को लिखे हुए हैं, 4600 वैल्यू दी हुई है, 31 मार्च 2020 को 11,800 दी है, और ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट जो पेड किया वो कितना दिया, 56,800 रुपीज का पेमेंट करा है। ये क्वेश्चन भी आपका पहले लेसन का एनपीओ जो क्वेश्चन है उसमें करवाया गया था। मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू एक तरीके से निकाल सकते हैं आप इसको। तो वहां पे यहाँ पे दो वैल्यू दी हुई है क्रेडिटर्स की, एक ओपनिंग वैल्यू है और एक क्लोजिंग वैल्यू है। तो भैया ये जो 1 अप्रैल को दी है ये आपकी ओपनिंग वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है,
और ये जो वैल्यू है आपकी, ये वाली कौन सी वैल्यू है, क्लोजिंग वैल्यू है आपकी ये, तो ये आपकी क्लोजिंग वैल्यू है, ठीक है। तो अब क्लोजिंग वैल्यू में कहानी क्या होने वाली है इस केस के अंदर, कि जो आपका क्लोजिंग वैल्यू है 11,800, तो एक वैल्यू प्लस होने वाली है और एक वैल्यू माइनस होने वाली है। तो भैया होगा क्या आपका कि क्लोजिंग वाली क्या होती है, प्लस होती है, तो यानी क्या करना है आपको, प्लस वाली वैल्यू आप एक जगह कर लीजिए, तो 11,800, अब उसमें क्या प्लस कर दीजिए, इस वाली वैल्यू को, यानी जो अमाउंट पेड करा ये भी प्लस में आएगी आपकी, तो यानी 56,000 कितनी वैल्यू पेड प्लस करनी है, 800 प्लस करनी है, और आपको 4600 को माइनस कर देना है। कितना माइनस कर देना है, 4600 को माइनस कर देना है, जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा। तो भाई माइनस करके देख लीजिए, 64,000 आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे 64,000 इसका आंसर होगा, यानी बी इसका करेक्ट आंसर होगा, 64K इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में अगर अपन आगे देखें तो क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर, इफ, ध्यान से देखिएगा, इफ करंट रेशो ऑफ द कंपनी, क्या लिखा हुआ, इफ करंट रेशो ऑफ द कंपनी कितना लिखा है 2.5:1, एंड करंट लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी कितनी लिखी हुई है 50,000, देन द करंट एसेट्स, अब आपको ये बतानी है कि भैया करंट एसेट्स कितनी है, तो ये आपका अकाउंटिंग रेशो वाला चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है, अकाउंटिंग रेशो का जो चैप्टर है, लास्ट का चैप्टर है, उसके अंदर का ये क्वेश्चन है आपका। तो भाई जो करंट रेशो होता है कंपनी का, जो करंट रेशो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, ये फॉर्मूला होता है। अब इस जगह पे हमें 2.5 दिया हुआ है, इस जगह पे 1 दिया हुआ है, तो अब होगा क्या, सिंपल सी बात है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 1 रुपए की लायबिलिटी है तो 2.5 रुपए की एसेट्स है हमारे पास, 1 रुपए की लायबिलिटी है तो उसके बदले में कितने की एसेट्स है आपके पास, कंपनी के पास, कहने का मतलब ये होगा कि 2.5 रुपए की वो आपके पास एसेट्स मानी जाएगी। तो आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, करंट लायबिलिटी की वैल्यू कितनी है, 50,000 रुपए, कितनी, इसकी जगह पे कितनी वैल्यू दी हुई है, 50,000 रुपए, यानी कि अब इसका 2.5 गुना टाइम निकाल लेंगे हम, तो भैया 50,000 का 2.5 यानी 2.5 गुना आपको निकालना है। तो भाई सिंपल है, बस दोनों का इंटू कर लीजिए, दोनों का इंटू करेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी भाई, आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी 1,25,000, ठीक है। इन दोनों का इंटू करने पर क्या वैल्यू आएगी, 1,25,000 होगी। आप चाहे पॉइंट हटा के निकालिए, जैसे चाहे वैसे निकाल सकते हैं, मैंने शॉर्टकट बताया हुआ है। 50 का इंटू पहले 2 में कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपए, यानी कि 100K। अब 50 का इंटू 5 में करेंगे, 0.5 में करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, आधी आएगी, कितनी आएगी 25K। इन दोनों को करेंगे तो 125K आता है, तो 125 यानी सी इसका आंसर होगा, तो ये करेक्ट आंसर है सी। इसके बाद अपन आगे बात करें तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है आगे भाई, क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है आपका प्रॉफिट ऑन द रियलाइजेशन। अभी डेबिट में लॉस वाली बात आई थी, तो लॉस कहाँ आया था, डेबिट साइड आया था, तो प्रॉफिट कहाँ आएगा, डेफिनेटली क्रेडिट साइड आएगा, तो करेक्ट इसका ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे लिखा है इफ रमेश, अब इस पॉइंट को जरा ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा है, इफ रमेश विड्रॉ फिक्स अमाउंट इन अ मिडिल ऑफ द एवरी मंथ, ठीक है, देन द इंटरेस्ट विल बी चार्ज। तो भाई ये कंडीशन है आपकी, आपको बताना है कि एक रमेश है वो अपने हर महीने एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहा है पहली तारीख को, तो उस केस में कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होने वाला है, हर मंथ की पहली तारीख को विड्रॉ करता है। तो अब इसमें एक सेंटेंस है, जब पहली तारीख को विड्रॉ करता है यानी बिगिनिंग में विड्रॉ करता है कोई पर्सन, बिगिनिंग में विड्रॉ करता है, तो उस केस के अंदर जो मंथ से चार्ज होता है ड्रॉइंग, वो कितने मंथ का चार्ज होता है, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, मिडिल ऑफ द एवरी मंथ लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन दिए वो क्या दिया हुआ है, 7.5 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 5.5 दिया हुआ है और एक 12 मंथ दिया हुआ है। तो एक्चुअल में हुआ क्या है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आंसर सारे के सारे गलत ही हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा, जब स्टार्टिंग में करता है तो उस केस में 6.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद आता है मिडिल, आप मिडिल नहीं, सॉरी यहाँ पे मिडिल दिया हुआ है, ठीक है। जब मिडिल में करेगा तो उस केस में क्या होगा कि भाई 15 डेज कम हो गए, तो उस केस में क्या होगा, 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, ठीक है। दिया हुआ है, मैं समझा था, आपका स्टार्टिंग लिखा हुआ है, मिडिल लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मिडिल केस में क्या होगा, 0.5 कम हो जाएगा, और उसके बाद एंड लास्ट वाला आता है। तो मैंने तीनों कंडीशन बता दी, आगे कोई क्वेश्चन अगर आपका बदल के आ जाता है तो आप थोड़ा दिमाग लगा लीजिएगा, वही बोल रहा हूँ कि एक क्वेश्चन को रटिए मत, समझ लीजिए। जब स्टार्टिंग वाली बात आएगी, यहाँ पे स्टार्टिंग लिखा होता यानी फर्स्ट डे लिखा होता, तो उस केस में 6.5 आता, अब मिडिल लिखा है तो इस केस में क्या आएगा, 6 आएगा, यानी 0.5 कम कर लिया, और एंड लिखा हुआ आएगा तो एक पूरा कम कर दीजिए, तो यानी 5.5 मंथ आएगा। तब आप देख लीजिए यहाँ पे मिडिल लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी बी इज द आंसर, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं, अब आ जाते हैं आपके पास फिलअप्स हैं आपके, क्या लिखा है, कैपिटल रिजर्व इज यूज टू राइट ऑफ, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है भाई जो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट होता है वो काई के लिए यूज किया जा सकता है, और आगे लिखा है लॉस, यानी डेफिनेटली लॉस ही लिखा है, लेकिन अब कौन सा लॉस यहाँ पे ये आपको फिल करना है। तो भैया कौन सा लॉस, यानी कैपिटल लॉस के लिए ही है। अगर आपको कैपिटल लॉस होता है कंपनी को केस के अंदर, यानी कैपिटल उसकी कैपिटल लॉस क्या होता है ये बाद में बात करेंगे, बस आप कैपिटल लॉस याद रख लीजिए। कैपिटल लॉस अगर होता है तो उस केस में जो कैपिटल रिजर्व रखा हुआ है कंपनी के पास वो यूज कर लेती है वो, तो ये कैपिटल लॉस इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इसके बाद सेकंड जो लिखा हुआ है वो आगे क्या लिखा हुआ है आपके पास में, लिखा हुआ है डिबेंचर होल्डर हैव नो राइट टू टेक द पार्टिसिपेट इन द ऑफ द कंपनी। तो भैया डिबेंचर होल्डर कंपनी के ना ऑनर होते हैं ना तो क्या होते हैं, वो क्रेडिटर्स होते
होते हैं, यानी लेनदार जरूर होते हैं कंपनी के। अब आपने आप मान के चलिए, इसको समझ लीजिए भाई, याद तो आप कर लेंगे, सिंपल है, लेकिन मेरा मामला है कि आप समझ लेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए, अगर आप मान के चलिए आपका नाम ए है, राइट, आपने किसी से लोन लिया है, क्या लिया है, 1 लाख रुपए का लोन लिया है आपने, क्या लिया है, लोन लिया है, लोन लेके आपने बिजनेस करना शुरू कर दिया है, राइट। तो जो जिससे लोन लिया है, मान के चलिए बी से आपने लोन लिया है, ठीक है, 1 लाख रुपए का लोन लिया अपना बिजनेस करने के लिए, पी ने आपको लोन दे भी दिया है। तो उस केस के अंदर अब आप बिजनेस करें ना करें, आपकी दुकान खुले ना खुले, आप बिजनेस हो ना हो, आपको उससे कोई लेना देना नहीं होगा। बी को सिर्फ अपने इंटरेस्ट से मतलब होगा, वो आपके बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकता। समझिए बात, तो क्या नहीं कर सकता, इंटरफेयर नहीं कर सकता, ये ध्यान रहे। अब दूसरे केस में क्या हुआ कि ए ने सी से पैसे तो लिए 100 के, लेकिन क्या है, उसको पार्टनर बना लिया। क्या बना लिया है, सी को क्या बना लिया, पार्टनर बना लिया। क्या बना लिया, पार्टनर बना लिया। तो भैया पार्टनर्स कौन होगा, यानी शेयर होल्डर हो गया, वो क्या हो गया, शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर क्या होगा भैया, पार्टिसिपेट का मतलब जो है वो उसमें दखल अंदाजी देगा बिजनेस के अंदर, भैया बिजनेस खुल रहा है नहीं खुल रहा। लेकिन जिसने लोन दिया उसे कोई मतलब नहीं, उसको अपने इंटरेस्ट से मतलब है, तो कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। काहे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते भैया, मैनेजमेंट में नहीं कर सकते। क्या लिखेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट। यहां लिख देता हूं फिर से, मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर मैनेजमेंट है। आगे लिखा है इन द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप कितने हैं भाई, अभी करंट में अगर देखा जाए तो भैया बढ़ गए हैं। बाकी अगर बुक के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वहाँ 50 लिखे हुए, तो आप 50 लिख सकते हैं, 100 भी चाहे तो 100 भी लिख सकते हैं, वरना 50 करेक्ट आंसर माना जाएगा। इसके बाद लिखा है डेवेंचर आर द, अब कौन सी ब्रोइंग होती है, अभी लास्ट में मैंने समझाया था भैया, ये लॉन्ग टर्म ब्रोइंग होती है। क्या होती है, लॉन्ग टर्म, यानी जो डेवेंचर कंपनी इशू करती है वो वैसे भी लॉन्ग टर्म के लिए करती है, लंबे टाइम के लिए लोन लेने के लिए कंपनी डेवेंचर इशू करती है। यानी जनरली कंपनियां 5 साल से ऊपर की उस पर लोन करती है, तो उसी को कहते हैं लॉन्ग टर्म ब्रोइंग। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लॉन्ग टर्म ब्रोइंग। अगला एग्जांपल ले रहे हैं हम, क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर, शेयर होल्डर इज द, अब आगे पे शेयर होल्डर आ गया, तो भैया ये क्या होते हैं, ऑनर होते हैं। पहले भी क्वेश्चन आया था, कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखिएगा ये क्या कहलाते हैं, आपके ऑनर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कंपनी के ऑनर कहलाते हैं। तो मालिक होते हैं कंपनी के, ठीक है, मालिक कहलाते हैं, यानी कंपनी के ऑनर होते हैं। तो उस केस में ध्यान रखें। अब आगे लिखा है कैपिटल रिजर्व, तो क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है वही, तो वही अगेन क्या कैपिटल लॉस ही कहलाएगा भाई ये। डिबेंचर होल्डर तो वही मैनेजमेंट ही, जो मैंने आपको बताया था, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है, द बैंक ओवरड्राफ्ट ट्रीटेड एज अ, अब लाइबिलिटी तो लिखा हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी तो समझ में आ गया, लेकिन कौन सी लाइबिलिटी आपको बताना है। तो एक्चुअल में बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए, शॉर्ट में जरा मैं बता सकता हूं, आप याद कर लेंगे, रट लेंगे, लेकिन मेन चीज ये कि समझ में भी आना चाहिए भाई बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है। यानी बैंक ओडी, यानी कि होता क्या है आपका, कि बैंक के अंदर एक स्पेशल अकाउंट खुलवाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं बैंक ओडी अकाउंट। क्या बोलते हैं, बैंक अकाउंट। यानी क्या होता है, बैंक आपको अलाउड करती है अपने बैलेंस, मतलब जो बैलेंस है आपका, एक्चुअल बैलेंस है आपका, जो डिपॉजिट बैलेंस, उससे ज्यादा पैसे विड्रॉ करने के लिए आप एक्स्ट्रा पैसे बिजनेस बैंक से निकालते हैं। लिमिट आपको बैंक कंपनी दे देती है। एग्जांपल के तौर पे कंपनी ने आपको 100K की लिमिट दे दी, यानी एग्जांपल के तौर पे कंपनी ने दी, यानी बैंक ने आपको लिमिट दी है। क्या दी है, बैंक ने आपको लिमिट दी है। क्या दी है, लिमिट दी हुई है। कितने रुपए की दी है, 100 की, यानी 1 लाख रुपए की लिमिट दे दी। यानी अब आपके खाते में पैसे नहीं भी होंगे तब भी 100K तक का आप लेन देन कर सकते हैं बैंक से, यानी पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। अब जो भी एक्स्ट्रा पैसे आप निकालेंगे वो आपके लिए क्या कहलाएंगी, लायबिलिटी कहलाएगी। अब लायबिलिटी कौन सी होती है भाई, उसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होता है, तो वो एक तरीके से शॉर्ट टर्म के लिए होता है। भाई आपने निकाला है, महीने 2 महीने में आपको वापस करने पड़ते हैं, डालना निकालना चलता रहता है, डिपॉजिट विड्रॉ होता रहता है उसके अंदर, तो इसलिए कौन सी लायबिलिटी मानी जाएगी, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब करंट लायबिलिटी। कौन सी, क्या आज का आंसर क्या कहलाएगा भाई, करंट लायबिलिटी होती है कंपनी की। तो इसमें आपको लिखना चाहिए करंट लायबिलिटी। तो यहां पे क्या लिख देते हैं हम, करंट लायबिलिटी। तो ये हो जाएगी आपकी करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी है, ध्यान रखिएगा। बैंक ओडी शॉर्ट में भी लिखा हुआ आता है, बैंक ओडी। ओडी का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ठीक है। जिस तरह क्रेडिट कार्ड होता है तरीके से वही चीज़ है, सेम, बस वहाँ क्रेडिट कार्ड दिया है कंपनी ने आपको एक लिमिटेड टाइम के लिए, यहाँ पे ओडी अकाउंट खोल दिया है। जो आपका अकाउंट है, करंट अकाउंट बना हुआ है, जो सेविंग अकाउंट आपका बना हुआ है, उसी में कंपनी ने क्या करा है, लिमिट जोड़ दी है आपकी, या अलग से अकाउंट खोल दिया है आपका और उसकी एक लिमिट तय कर दी है। अब लिमिट मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर 100K बताइए, किसी की ज़्यादा किसी की कम, वो डिपेंड करता है आपके बैंक में लेन देन कैसा है, आपकी वैल्यू कैसी है बैंक के अंदर, उसके अकॉर्डिंग बैंक तय करती है उस चीज़ को। अब आगे लिखा हुआ है, आगे शेयर होल्डर हैव टू नो राइट टू टेक। अब यहाँ पे देखिए डिवेंचर होल्डर नहीं है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा है, शेयर होल्डर हैव नो राइट टू। भाई शेयर होल्डर तो मालिक होते हैं, लेकिन उसके बाद उनको किस चीज का राइट नहीं है। तो आगे क्या लिखा, ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि जो पैसे, जितने के पैसे के हमने शेयर परचेस किए हैं वही हमारा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो इनके पास हैव टू टेक लिखा हुआ है, यानी लेने का राइट नहीं होता। तो भैया डिवेंचर होल्डर के पास क्या
काय का राइट होता है? इंटरेस्ट लेने का राइट होता है। काय का राइट होता है? इंटरेस्ट उनको मिलता है, उनके पास अधिकार होता है इंटरेस्ट मांगने का, तो इसका मतलब इस पे इंटरेस्ट मांगने का अधिकार नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट। तो ठीक है, क्या आंसर होगा? शेयर होल्डर हैव नो राइट टू टेक इंटरेस्ट ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, यानी जो इन्वेस्टमेंट किया उस पर आप इंटरेस्ट का दावा नहीं कर सकते, ना डिविडेंड मांग सकते हो आप, कंपनी देना चाहेगी तो देगी, अदरवाइज नहीं देगी। आगे लिखा इफ द पार्टनर्स विद द फिक्स कैपिटल अमाउंट ऑन द एंड ऑफ द एवरी मंथ, यानी विड्रॉ कर रहा है, यहाँ पे फिर से वही विड्रॉ लिखा हुआ है, शॉर्ट में हो गया विथड्रॉ लिखा हुआ है, ठीक है। अब फिक्स अमाउंट होगा एवरी मंथ, एंड ऑफ द एवरी मंथ, उससे पहले जो वहां पे क्वेश्चन आया था उसमें लिखा हुआ था मिडिल, तो मैंने आपको सारी कंडीशन बता दी थी। अब एंड लिखा हुआ है, तो एंड के केस में क्या होने वाला है भाई? 5.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो यानी जो आंसर आएगा यहाँ पे कितना जाएगा? 5.5 मंथ होगा। तो एग्जांपल में भैया कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वहां पे चूज द करेक्ट ने पूछ लिया, यहाँ पे ये पूछ लिया, इसलिए आपको एक्चुअल में याद होना चाहिए, वहां तो आप चुन के लगा दोगे, इसलिए बोल रहा हूँ कि याद समझ लीजिए तो समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन लिखा है डिबेंचर वही लॉन्ग टर्म बोरोइंग, फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लाएगा यहाँ पे। अब उसके बाद क्या लिखा? शेयर होल्डर ऑनर आ जाएंगे वापस, ये ऑनर कंपनी के होते हैं भैया, ऑनर। इसके बाद आगे लिखा इंक्रीज इन लायबिलिटी इज, और आगे लिखा है डैश ऑफ द फर्म, तो भैया इंक्रीज इन लायबिलिटीज क्या मतलब क्या है? ये इंक्रीज डिक्रीज कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? रीवैल्यूएशन अकाउंट का चैप्टर है। कौन सा चैप्टर का है ये? रीवैल्यूएशन अकाउंट वाला है, तो इसका रीवैल्यूएशन आंसर मत लिख देना आप, लेकिन थोड़ा समझने के लिए कि भाई लायबिलिटी आपकी बढ़ रही है, तो भैया आपके लिए क्या है? आपके लोन बढ़ रहे हैं, क्या बढ़ रहा है? लोन आपके बढ़ रहे हैं भाई, आपके कर्जे आपके बढ़ रहे हैं, तो आपके लिए फायदे का सौदा है या नुकसान का सौदा है? तो डेफिनेटली क्या है? नुकसान वाला मामला है, यानी लॉस है। प्रॉफिट वाला माना जाएगा या लॉस माना जाएगा, इसमें से एक आंसर चुनना है आपको, ठीक है। तो भैया लोन आपके बढ़ रहा है, डेफिनेटली क्या है? लॉस ही है, तो यहाँ पे आप आंसर क्या हो जाएगा आपका? लॉस ऑफ द फर्म, ठीक है, लॉस ऑफ द फर्म इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर, तो भैया सब्सक्रिप्शन जो है कंपनी के वो जो एनपीओ उसके लिए इनकम होती है, क्या होती है? इनकम होता है आपका। अब एडवांस मिल गया है, तो एडवांस में कोई भी चीज आपकी इनकम मिल गई, ऐसी इनकम जो आपने कमाई नहीं है लेकिन एडवांस में मिल गई है, तो भैया उसे आप क्या मानते हैं? लायबिलिटी मानते हैं। क्या मानते हैं? लायबिलिटी, ठीक है, लायबिलिटी उसे माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा, लायबिलिटी लिखना है, लायबिलिटी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? अ लायबिलिटी। इसके बाद लिखा एक्सप्रेशंस ऑफ द रिलेशन बिटवीन द टू म्यूचुअल फिगर्स, ठीक है, इज कॉल्ड, तो भैया दो नंबर के बीच के रिलेशन को क्या कहते हैं? इसका मतलब क्या हुआ? दो नंबर्स के बीच के रिलेशन को क्या कहते हैं? नंबर्स के बीच के रिलेशन को क्या कहते हैं? लास्ट चैप्टर मैंने अकाउंटिंग रेशियो पढ़ाया था, उसमें उसका है ये क्वेश्चन, बीच के रिलेशन को क्या कहते हैं? संबंध को क्या कहते हैं? यानी दो नंबर्स हैं, तो यहाँ लिखा है 2 3, तो क्या बोलते हैं इसको? डेफिनेटली क्या बोलेंगे? रेशो कहेंगे, तो इसका आंसर क्या लिख दीजिए आप? रेशो लिख दीजिए, अकाउंटिंग रेशो लिख दीजिए, बस रेशो तो करेक्ट, रेशो कंपलसरी लिखना पड़ेगा, तो इसका आंसर क्या होगा? रेशो। अब आपके पास आ गए हैं मैचअप्स, तो भैया ये मैचअप्स हैं आपके पास में, आपको मैच करने हैं वैल्यूज को। तो सबसे पहली वैल्यू क्या लिखी हुई है? लास्ट चल रहा है आपके, तो पहले लिखा हुआ है सैक्रिफाइसिंग रेशो, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर? सैक्रिफाइसिंग रेशो क्वेश्चन में गिवन है, और आगे लिखा है इज इक्वल टू, तो अब यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं, उसके बाद लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फिर लिखा है पार्टनर्स करंट अकाउंट, फिर लिखा है नॉर्मल प्रॉफिट, फिर लिखा है नॉर्मल आपका रिलेशंस, ठीक है। तो भाई देखिए ये एक नंबर है आपका, ये दूसरा नंबर हो गया, ये तीसरा नंबर हो गया, ये आपका फोर्थ हो गया, नंबर गड़बड़ हो गया, इसमें डालना पड़ रहा है मुझे, तो ये हो गया 5वें नंबर का, और ये हो गया आपका 6th नंबर, और ये हो गया आपका 7th नंबर, ये 7 दिए हैं, तो अब यहाँ मिला लेते हैं अपन, जो नंबर डालूंगा उसका आंसर वो माना जाएगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो काय के बराबर होगा भाई? इक्वल टू गेनिंग रेशो, जो जितना सैक्रिफाइस करता है सामने वाला उतना ही गेन करता है, तो भैया पहले का आंसर तो ये हो जाएगा, ठीक है, पहले का आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद लिखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी जब फर्म बंद होती है तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? यहाँ पे लिखा हुआ रियलाइजेशन अकाउंट, गेनिंग रेशो लिख चुके हैं, सुपर प्रॉफिट मतलब नहीं निकल रहा, फिक्स कैपिटल मेथड भी मतलब नहीं निकल रहा, क्रेडिट साइड भी निकल रहा है, यानी एक ही बनता है, तो कौन सा अकाउंट बनाते हैं भाई? डिसोल्यूशन के टाइम पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है, यानी इसका आंसर क्या होगा? ये सेकंड का आंसर हो गया। अब इसके बाद अपन आगे बात करें, ये हमारा हो ही गया। अब इसके बाद लिखा पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो भैया करंट अकाउंट ना सुपर प्रॉफिट से मतलब है, तो किस मेथड में बनाया जाता है? जब फिक्स मेथड होता है तब करंट अकाउंट बनाया जाता है, इसका मतलब ये थर्ड का आंसर ये हो जाएगा आपका। इसके बाद लिखा नॉर्मल प्रॉफिट, तो भैया एक नॉर्मल प्रॉफिट होता है, एक सुपर प्रॉफिट होता है, कि एवरेज प्रॉफिट होता है, तो यहाँ पे सुपर दिया हुआ है आपका, तो सुपर इसका आंसर कहलाएगा, यानी ये फोर्थ का आपका आंसर, ये फोर्थ का हो गया। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है प्रॉफिट ऑफ रियलाइजेशन, अब आप कंफ्यूज हो गए, ये वाला आंसर भी चुन सकते थे, लेकिन नहीं भैया यहाँ प्रॉफिट की बात चल रही है, तो प्रॉफिट कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किया था? अभी पहले भी आया था, तो भैया क्रेडिट साइड ट्रांसफर किया था, कैपिटल अकाउंट के अंदर। कोई भी प्रॉफिट होगा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड ट्रांसफर किया जाएगा, कोई भी प्रॉफिट होगा वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, लॉस होगा वो डेबिट साइड ट्रांसफर किया जाएगा। तो इसका मतलब ये फिफ्थ का आंसर आपका, 5वें का आंसर ये रहेगा आपका। और उसके बाद लिखा इंटरनल लायबिलिटी और आगे लिखा एक्सटर्नल लायबिलिटी, और दो वैल्यू दी है, बैंक लोन और लोन फ्रॉम पार्टनर। इंटरनल का मतलब भैया घर में से लिया गया कर्जा, एक्सटर्नल का मतलब
बाहर से लिया गया कर्जा। तो भैया पार्टनर से जो लोन लिया है वो इंटरनल लायबिलिटी है, यानी ये ना इंटरनल लायबिलिटी है, और ये आपका एक्सटर्नल लायबिलिटी, यानी इसका मतलब 6 का आंसर क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा, ये 6 का आंसर है, और ये लास्ट वाला जो बचता है ये 7 का आंसर, ये वाला 7 का आंसर है। ठीक है, तो ये सारे मैचअप्स में हो गए हैं। इसके बाद देखो थोड़े से और एग्जांपल्स हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर, अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटीज आर ट्रांसफर टू। तो भैया इसमें भी वही नंबर डाल देता हूं मैं आपसे, ये पहला हो गया आपका, ये आपका दूसरा हो गया आपका, ये आपका तीसरा हो जाएगा, और ये आपका फोर्थ हो जाएगा, और ये आपका फिफ्थ हो जाएगा। ठीक है, एबीसी भी डाल सकते थे। अब लिखा है ऑन रिकॉर्डेड फर्नीचर लायबिलिटीज, यानी कि एसी एसेट और लायबिलिटीज कहाँ लिखाई जाती है, जब बिजनेस में ये एडमिशन वाला चैप्टर का क्वेश्चन है भाई, कि वहां पे अगर आपको याद होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनवाया जाता था। अगर कोई ऐसे एसेट्स और लायबिलिटीज आपके पास आ जाती है जो पहले से रिकॉर्ड नहीं थी रिकॉर्ड के अंदर, तो वो कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है भाई, रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ये रहा आपके सामने, तो ये फर्स्ट का आंसर है भाई, ये फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है क्रेडिट परचेज। अब ऑप्शन देखते हैं भाई, कैपिटल रिजर्व कोई समझ में नहीं आ रही बात, ठीक है कोई बात नहीं। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है ये बताते हैं आगे। प्रीमियम से भी मतलब नहीं हो दिख रहा, ये लिख चुके हैं हम। अब एक बचता है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो, तो ये रेशो से रिलेटेड आपको याद होगा, क्रेडिट टर्नओवर रेशो का जो फॉर्मूला होता है भाई वो क्या होता है, नेट क्रेडिट परचेज। क्या होता है, नेट क्रेडिट परचेज, ये फॉर्मूला होता है उसका, और अपान में एवरेज क्रेडिटर्स होता है। तो ये इससे मैच खा रहा है, यानी इसका मतलब हुआ इसका सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद लिखा है टोटल कॉस्ट ऑफ इक्वल टू टोटल सेल्स। अब इस पॉइंट को जरूर समझिएगा, पहली बार आया आपके सामने क्वेश्चन, बोल रहा है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल सेल्स। ये होता क्या है समझो बात को, यानी आपको ये बताना है कि जो आपकी कंपनी की लागत है, जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर, तो जो भी आपने प्रोडक्ट परचेस किया है वो करा, उसकी जो लागत है वो जो सेल्स के बराबर हो जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, यानी आप ऐसे समझ सकते हैं इसके ऊपर कि भैया महेश है एक व्यक्ति, एक महेश है, महेश एक व्यक्ति है भाई, ध्यान से देखिएगा, महेश एक पर्सन है। अब महेश ने क्या किया है कि भाई उसने क्या करा है, 100K का गुड्स परचेज कर लिया। कितने का परचेज करा है, 100K का परचेज करा, यानी जो उसकी कॉस्ट है वो कितने की आई है, 100K की आई है। अब वो माल बेचेगा, यानी उसकी परचेज हो गई प्लस एक्सपेंसेस होगा एक तरीके से। अब वो माल बेचेगा तो डेफिनेटली 100K से ऊपर ही बेचेगा, काहे बेचेगा, 100K से ऊपर ही बेचेगा। तो अब उसका क्या होगा, 100K का माल बिक गया है, और अभी भी उसके पास कुछ बिक गया बचा हुआ है, अभी भी उसके पास कुछ बच गया है, बैलेंस यानी क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ रखा है उसके पास में। तो अब इस केस में क्या हुआ कि जो उसकी लागत है वो पूरी सेल करके निकल आई, वसूल हो गई है, यानी 100K उसकी लागत में लगे थे माल, यानी उसने मान के चलिए 100 मोबाइल्स मंगवाए थे। कितने मंगवाए थे, 100 मोबाइल मंगवाए थे 100K के। अब उसने 80 मोबाइल ही बेच दिए, कितने में, 100K में। कितने में बेच दिए, 100K में। अब उसके बाद 20 अभी मोबाइल बचे हुए हैं। कितने मोबाइल बचे हुए हैं, 80 मोबाइल उसने बेच दिए हैं। अभी उसके पास जो मोबाइल बचे हुए हैं कितने बचे हुए हैं, 20 मोबाइल अभी उसके पास इन हैंड बचे हुए हैं। ठीक है, तो अब उसने क्या हुआ है कि जो उसकी लागत थी वो 80 मोबाइल बेच के आ गई है, यानी यहाँ पे दोनों क्या हो रही हैं, सेल्स और वो उसके बराबर आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं। तो भैया उससे बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं, बीईपी, शॉर्ट में आता है बीईपी, यानी जहां पे सेल्स और कॉस्ट बराबर हो जाती हैं आके, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। यानी ना कंपनी को लॉस होता है उस केस के ऊपर, ना कंपनी को मुनाफा होता है। भाई इस केस में क्या हो रहा है, ना लॉस हो रहा है ना मुनाफा हो रहा है, तो उस केस में आप समझ सकते हैं इस चीज को। छोटा सा एग्जांपल दिया, बाकी डिटेल में निकालते कैसे ये सब बात की आगे की चीजें हैं भाई, लेकिन बस आप इतना इसको समझ सकते हैं कि जब आपको ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, तो उसी को कहते हैं बीईपी, यानी ब्रेक इवन पॉइंट। वो पॉइंट जहां पे ना कंपनी को लॉस होता है ना मुनाफा होता है, उसी को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। यानी इसका मतलब होगा थर्ड का जो आंसर होगा आपका, वो ये थर्ड का आंसर होने वाला है। ठीक है, ये थर्ड आंसर इसमें ये थर्ड में जाने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे, अगला पॉइंट लिखा हुआ है शेयर फोरफिटेड मनी। भाई कंपनी जब शेयर फोरफिटेड करती है तो उसके पैसे कहां ट्रांसफर करते हैं, आपको याद होगा जनरल एंट्री कई बार बताइए, तो ये आपका आंसर होगा, यानी ये फोर्थ का आंसर ये कहलाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अपन आगे बात करते हैं, लास्ट में प्रीमियम बचा हुआ है भैया, तो एक ही वैल्यू बची है हमारे पास, इसके बाद कुछ बचता नहीं है। तो प्रीमियम इज नॉट पेड, तो जब पेड नहीं होता तो भैया जब फोरफिटेड करते हैं तो प्रीमियम को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, सिंपल। तो भैया 5वें का आंसर आपका ये होने वाला है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया, ये आपका सेकंड का आंसर हो गया, बाकी ये फिफ्थ का हो जाएगा आपका, ये फिफ्थ का आंसर है। ये सारे कंप्लीट हो गए। अगला हम लेने वाले हैं, एक और पॉइंट है हमारे पास, क्या लिखा है क्वेश्चन में, इंडियन कंपनी एक्ट। इंडियन कंपनी एक्ट लिखा हुआ है भैया, तो एक्ट क्या होता है, ये इसका आंसर है, यानी फर्स्ट का आंसर ये कहलाएगा भाई। ठीक है, यहाँ पे नंबर डले हुए हैं तो फर्स्ट आंसर ये हो जाएगा आपका, यानी इसको हमने इससे मैच कर दिया। अब इसके बाद अपन बात करें तो क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर, द पार्टनर्स करंट अकाउंट इज ओपन। तो भैया कब बनाया था करंट अकाउंट, फिक्स मेथड में बनाया था, लास्ट टाइम भी आया था, तो ये सेकंड आंसर इसका, ये सेकंड में कहलाएगा भाई, ये सेकंड में मैच कर दिया। प्रेफरेंस शेयर्स काय के प्रेफरेंस शेयर्स लिखा है क्वेश्चन के अंदर, तो भैया इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा आपका, ये थर्ड का आंसर हो जाएगा आपका, ये थर्ड। ठीक है,
अब इसके बाद अपन बात करें टोटल एसेट्स इक्वल टू, तो काय के बराबर होती है भैया, लायबिलिटी और एसेट दोनों इक्वल बराबर होती हैं, तो ये आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो भैया कौन सा अकाउंट उसमें बनता है, एनपीयू में बनता है, तो ये नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स लिखा होगा, कंसर्न्स का मतलब एनपीयू होता है, तो ये आपका फिफ्थ का आंसर होगा, ये पांचवा आंसर होगा। ये कंप्लीट अब आपके सामने आ रहे हैं वन वर्ड, तो यानी एक वर्ड में आपको आंसर देना है। तो भाई देखिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा है, द मेजर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एनपीयू, आपको ये बताना है कि सबसे मेन सोर्स क्या होता है एनपीओ की इनकम का। तो भैया एनपीओ वैसे भी क्या होती हैं, ऐसी संस्थाएं होती हैं जो मुनाफा नहीं कमाती हैं, जो एस्टेब्लिश होती हैं, तो कोई चीज बेचने के लिए नहीं होती है, सर्विस के मोटिव होता है उनका, सोशल वर्क करना उनका मोटिव होता है। तो भाई उनके वो काय पे चलती है भैया, बिना पैसे के तो कोई संस्था चल नहीं सकती। तो उस केस में क्या होता है, चंदा लिया जाता है, चंदे को क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन। तो इसका आंसर जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, सब्सक्रिप्शन। इसका आंसर जो होगा वो सब्सक्रिप्शन होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखा है, इंडियन कंपनी एक्ट, अब इतनी बार पढ़ लिया है हमने, तो 1956 होता है और वो 1932 होता है, ध्यान रखिएगा। कौन सा वाला, पार्टनरशिप वाला, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए मैंने लिख दिया, कंफ्यूज मत होइएगा, वरना आप लोग क्या है उसको कोई भी कुछ भी मान लेते। तो पार्टनरशिप वाला जो होगा वो क्या होगा, पार्टनरशिप, ठीक है वाला वो होगा 1932 होता है। ये क्या होता है 1956 है, तो ये 1956 माना जाएगा। इसके बाद लिखा है विच आइटम इज नॉट रिकॉर्डेड इन द रिसिप्ट पेमेंट, भैया कौन से आइटम नहीं लिखा है, सारे आइटम लिखे जाते हैं, बस क्या नहीं लिखा जाता है, जो कैश नहीं हो। तो कौन सा आइटम माना जाएगा, यहाँ पे आंसर आएगा नॉन कैश। क्या आएगा भाई यहाँ पे आंसर, नॉन कैश आइटम। कौन सा आइटम आंसर होगा, नॉन कैश आइटम इसमें नहीं लिखे जाते, यानी एक तरीके से डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है। कुछ लोग डेप लिख देते हैं, तो ये डेप के बजाय आप तो लिखिए सिंपल है नॉन कैश आइटम, जो जिस वैल्यू में कैश नहीं होगा, अकेला डेप लिखेंगे तो भैया वो एक इसके लिए एक्चुअल आंसर नहीं माना जा सकता। अगर देखा जाए तो इसका एक्चुअल आंसर नॉन कैश आइटम होगा, क्योंकि डेप के अलावा भी और भी चीज आती है जो नॉन कैश हो सकती हैं, इसलिए उसको एंट्री इस अकाउंट में नहीं की जाती है। तो नॉन कैश आइटम करेक्ट आंसर है। इसके बाद लिखा है फॉर्मूला ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, आपको नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला बताया है, ये कैपिटल रिकॉन्सिलिएशन वाले का चैप्टर का फॉर्मूला है, तो यानी कैपिटल इनटू रेट अपॉन में 100 इसका फॉर्मूला होता है। वन वर्ड में आंसर दे दिया। फॉर्मूला करंट रेशियो को बताना है, अभी स्टार्टिंग में करके बता दिया था भाई। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, ये फॉर्मूला होता है भाई। इसके बाद लिखा है जनरल एंट्री फॉर द रीइश्यू ऑफ फॉरफीचर शेयर, तो ये जनरल एंट्री आपको बतानी है, काहे के लिए, रीइश्यू के टाइम पे क्या जनरल एंट्री की जाती है। तो भैया बैंक में पैसे मिलने वाले हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और टू में क्या आता है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट होती है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होता है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसी के आगे आप बढ़ा देंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, क्या लिख देंगे आगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी प्रीमियम के टाइम पर। अब डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट डेबिट हो जाता है भाई यहाँ पे, और बाकी नॉर्मल एंट्री होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ऑलवेज एंट्री होने वाली है, ये एंट्री होगी। यहाँ प्रीमियम के बारे में पूछा गया एग्जाम के अंदर आपसे, अगर डिस्काउंट पे पूछ लिया जाए तो आप डिस्काउंट डेबिट कर दीजिएगा। और डिस्काउंट को लिखा जाता है किस नाम से भाई, डिस्काउंट को जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा शेयर फोरफीटेड के नाम से लिखा जाएगा। किस नाम से लिखा जाएगा, डिस्काउंट को नाम उसके नाम से नहीं लिखते हुए फोरफीटेड के नाम से एंट्री होगी, और डेबिट एंट्री होगी, क्या होगी, डेबिट एंट्री होगी, ये ध्यान रखिएगा। अगला लिखा हुआ है फॉर्मूला ऑफ लिक्विड एसेट, तो भैया लिक्विड एसेट का फॉर्मूला जो होता है ये भी अकाउंटिंग रेशियो से रिलेटेड है। तो करंट एसेट्स माइनस करते हैं दो चीजें, क्या दो चीजें, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये दोनों चीजें लिखनी पड़ेंगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद लिखा इफ द पार्टनर्स विद द फिक्स अमाउंट ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, तो अभी बिगिनिंग ऑफ पहले भी आया था भाई, बिगिनिंग वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, तो 6.5 आता है, पहले भी बता चुके थे आपको, तो 6.5 लिख दीजिए यहाँ पे। आगे लिखा हुआ है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज शो एज अ बैलेंस, तो भाई जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम जब बनाते हैं उसका जो बैलेंस निकल के आता है उसे किस नाम से शो किया जाता है, तो भैया वो जो शो करता है वो सरप्लस शो करता है, क्या करता है, सरप्लस, ठीक है, सरप्लस शो करता है, या फिर डेफिशिएंट शो करता है, ठीक है, यानी इसको बोल सकते हैं आप लॉस, क्या बोलते हैं इसको, लॉस कह सकते हैं, और इसको आप कह सकते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट वर्ड के नाम से मत लिखिएगा, इस नाम से लिखिएगा। इसके बाद लिखा है व्हाट इज द एक्सेस अमाउंट इन द शेयर ऑन द शेयर टेकन बाय द कंपनी, यानी क्या हो रहा है कि भाई जो एक्सेस अमाउंट है उसको बताना है वो क्या होता है जो कंपनी शेयर्स के ऊपर लेती है। एग्जांपल के तौर पे 100 रुपए की चीज है, अब 100 के 105 लिए जा रहे हैं, तो आपको समझ में आ गया कि 5 रुपए क्या कहलाएंगे, तो भाई क्या कहलाएगा, प्रीमियम कहलाएगा, क्या कहलाएगा, प्रीमियम, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम लिख सकते हैं या प्रीमियम भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला ऑफ वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है भाई करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये फॉर्मूला होता है। डिटेल में जानना है तो भाई चैप्टर पूरा पढ़ाया हुआ है, समझ में आ जाएगा वर्किंग कैपिटल क्या होती है, ठीक है। अगला एग्जांपल और दिया हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा है विच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो ये आपका पार्टनरशिप का फर्स्ट लेसन है भाई। दो मेथड होते हैं, फिक्स मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग। फिक्स मेथड 2 बार आ चुका है, तो उसमें करंट अकाउंट बनाया जाता है, तो इसमें कौन सा अकाउंट बनाया जाएगा भाई, अकेला कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, उसमें कैपिटल और करंट दोनों बनता है, इसमें अलग टाइप से कैपिटल बनता है, तो इसमें इसका आंसर जो होगा वो कैपिटल अकाउंट होगा। आगे लिखा था मेन सोर्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर से वही सब्सक्रिप्शन वर्ड आ गया भाई, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं सब्सक्रिप्शन,
तो ये सब्सक्रिप्शन ही है। इसके बाद लिखा विच अकाउंट इज प्रिपेयर, तो भैया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल फिर से पूछ रहा है, तो ये रिपीट हुआ है ये, तो आप लिख दीजिएगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गुडविल, तो गुडविल कितने टाइप्स की होती है भैया, 3 टाइप्स की गुडविल होती है। कितने टाइप की होती है, 3, तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं 3 टाइप्स, ठीक है। अब आगे लिखा है इशू ऑफ शेयर्स 100, आगे लिखा है कितना लिखा है 105, यानी जो शेयर्स की वैल्यू वो कितनी है 100 रुपए, बेचा कितना में जा रहा है उसको 105 में जा रहा है। अभी बताया था डिफरेंस अमाउंट क्या कहलाएगा भैया, प्रीमियम कहलाएगा। इसके आगे प्रीमियम लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे वैसे वो पूछ लिया, अब यहाँ पे घुमा फिरा के पूछना है, देख लीजिए यहाँ अमाउंट लेके पूछ लिया तो ये आसान हो गया आपके लिए, राइट। वहां पे आपसे पूछा भैया एक्स्ट्रा अमाउंट क्या लिया जाता है, तो वो भी वही चीज है। यहाँ पे एग्जांपल साफ साफ दे दिया, इसलिए एग्जांपल लिखा गया है, रिपीट नहीं है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि दोनों तरीके से समझ के कर लेंगे तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आगे लिखा है विच अकाउंट विल बी डेबिट ऑन द फोरफीचर्स ऑफ शेयर, तो जब कंपनी फोरफीटेड करती है तो उस केस में कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाता है, तो भैया अभी मैंने रीइश्यू की एंट्री करी थी उसमें 2 कैपिटल अकाउंट हुआ था, अब की बार क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा। क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, तो इसका आंसर ये कहलाएगा। अब आपसे एक और एग्जांपल है कुछ छोटे से, तो क्या लिखा है विच ऑफ द अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, भैया रिपीट हुआ है, इसको नहीं करा रहे हैं हम, दोबारा हो गया है रिपीट। इसके बाद लिखा मेन सोर्स, तो इसको भी नहीं करा रहे हैं हम। अकाउंट इज प्रिपेयर, तो इसको भी भूल जाइए आप। नॉन प्रॉफिट ऑफ मेन सोर्स, पर्पस ऑफ द, अब ये पॉइंट देख लीजिए, यह पर्पस लिखा हुआ है, तो भैया जो एनपीओ का मेन पर्पस क्या होता है ये आपको बताना है, तो भैया सोशल वर्क करना होता है। क्या होता है, सोशल वर्क करना, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर सोशल वर्क या सोशल सर्विस, सोशल वर्ड जरूर लगाइएगा, क्योंकि आप ये नहीं लगाएंगे आप सर्विस लिख देंगे अकेला तो वो आंसर नहीं होगा। सोशल वर्क जरूर लिखिएगा या सोशल सर्विस लिखिएगा तो उसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। उनका जो मेन उद्देश्य होता है, पर्पस होता है एनपीओ का, वो सोशल वर्क करना ही होता है, इसलिए सोशल वर्क जरूर लिखिएगा। उसके आगे सर्विस लिख सकते हैं आप, लेकिन अकेला वर्क और सर्विस नहीं चलेगा, ये ध्यान रहे इस बात का, वो गलत माना जाएगा उसको। हाउ मेनी टाइप ऑफ गुडविल, अभी बताया था मैंने 3 टाइप की होती है भैया। इशू ऑफ शेयर 100 105 लिखा, तो वो ये भी डिफरेंस फिर से आ गया है। अब आगे लिखा विच अकाउंट विल बी डेबिट, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसको रहने दीजिए। अब ध्यान से आगे देखिएगा, अब ट्रू एंड फॉल्स आपको करने हैं। क्या करने हैं, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स कैसे आ सकते हैं, ये लास्ट आपके हैं, 10-12 क्वेश्चन में कराऊंगा, 5 मिनट में हो जाएंगे, तो ध्यान से देख लीजिए इस चीज को। पार्टनर्स लोन इज इंटरनल लायबिलिटी, तो भैया पार्टनर्स का लोन अभी इससे पहले चूज द करेक्ट में आया था, भैया इंटरनल लायबिलिटी होता है डेफिनेटली, चूज द करेक्ट में आया था तो हमने इंटरनल लायबिलिटी सेलेक्ट किया था, ये करेक्ट आंसर यानी ट्रू है, ये राइट लगा रहा हूं मैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इक्वली डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर अमंग द पार्टनर लिखा हुआ है, तो भैया जब डीड नहीं होती तो डेफिनेटली अकाउंट जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो इक्वली बैठता है, तो इसका मतलब ये आंसर भी करेक्ट ही है। इसके बाद लिखा मोर्गेज डिबेंचर आर सिक्योर डिबेंचर, गिरवी रखे हुए जो ड्राइवर मिलते हैं, तो भैया डेफिनेटली वो सिक्योर डिबेंचर ही होते हैं, तो इसका आंसर ये भी करेक्ट माना जाएगा। द रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स ऑन इक्विटी शेयर, तो भैया इक्विटी शेयर्स पे रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है, प्रेफरेंस शेयर्स पर होती है, इसका उल्टा आ जाएगा, तो वहां पे आप करेक्ट कर सकते हैं, इसका मतलब ये करेक्ट आंसर नहीं है, ये रॉन्ग आंसर। आगे लिखा करंट अकाउंट इज प्रिपेयर एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, कितनी बार आया था, 3-4 बार रिपीट हुआ था। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट नहीं बनाया जाता, इसका मतलब ये क्या हुआ, रॉन्ग आंसर, यानी इस केस के अंदर आपके 3 आंसर करेक्ट हैं, बाकी के आपके रॉन्ग है। अब आगे देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन इज इनकम ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स, कंसर्न्स का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, तो भैया उनकी इनकम ही होती है, तो ये करेक्ट आंसर है। इसके बाद लिखा है एंट्रेंस फी एज अ शो इज अ पेमेंट, तो भैया एंट्रेंस फी भी मिलती है उन लोगों को, तो ये भी इनकम का ही पार्ट होता है, ये भी इनकम ही होती है, ठीक है, ये इनकम होती है, इनकम में पूछा जाता है तो आप करेक्ट आंसर लगाएंगे, अदरवाइज क्या आएगा, इसका आंसर नो माना जाएगा, यानी रॉन्ग माना जाएगा। इसके बाद लिखा है करंट रेशो इज कैलकुलेट व्हेन द पार्टनर इज रिटायर और डेड, तो भाई क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया गेनिंग रेशो तब कैलकुलेट किया जाता है जब रिटायर होता है या डेड होता है, तो भैया बिल्कुल नहीं, इसका आंसर तब भी किया जाता है, लेकिन मेन होता है जब रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, जब वो चेंज करते हैं तब किया जाता है, मेन तो सब किया जाता है, तब भी किया जाता है, रिटायर होता है तब भी करते हैं, लेकिन मेन उद्देश्य तभी करा जाता है जब रिकॉन्स्टिट्यूशन करा जाता है तब होता है, तो इसका मतलब ये रॉन्ग आंसर है, ठीक है। इसके बाद आगे लिखा है करंट अकाउंट इज ओपन इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो फिर से वही रिपीट हुआ है भाई, तो भैया करंट अकाउंट नहीं बनता है, तो ये भी रॉन्ग माना जाएगा। आगे लिखा है शेयर फॉरफिटेड बाय द कंपनी ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, तो भैया क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया क्या कंपनी जो फॉरफिटेड करती है शेयर किस वजह से करती है, अलॉटमेंट ड्यू की वजह से या नॉन पेमेंट की वजह से, तो भैया दोनों ही केस में करती है, इसका मतलब ये करेक्ट आंसर है, ये राइट आंसर है आपका। एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम आपका, क्या लिखा है मॉर्गेज डिबेंचर इज अ कॉल्ड अ सिक्योर्ड डिबेंचर, तो भैया करेक्ट है ये आपका। द रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स, तो भैया ये फिक्स नहीं होती, रॉन्ग है। करंट अकाउंट इज ओपन, भैया फिर से रिपीट हुए कुछ क्वेश्चन, तो इसको रॉन्ग बोल लीजिए। पार्टनर लाइन लोन इज इंटरनल लायबिलिटी, भैया करेक्ट है आपका। अब लास्ट में लिखा हुआ न्यू रेशो ऑफ द पार्टनर्स एंड प्लस आपका ओल्ड रेशो, आगे लिखा गेनिंग रेशो, तो भैया ये गलत है आपका, इसका मतलब ये रॉन्ग है, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड करके होता है ना। इसके बाद बस ये कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, काफी इंपॉर्टेंट थे आपके ये।